हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। तो सो फ्रेंड्स, वी विल डिस्कस ऑन ह्यूमन रिसोर्सेज। हम स्टार्टिंग से देखेंगे। आज हम ये 8th की जियोग्राफी का लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 ह्यूमन रिसोर्सेज। इसमें हम 3 चीज़ें आप आज पढ़ेंगे। इसको हम 2 लेक्चर में कवर करेंगे मेनली। आज फर्स्ट लेक्चर में हम पढ़ते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज क्या है, डायनेस्टी ऑफ पॉपुलेशन, फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ पॉपुलेशन एंड चेंज द पॉपुलेशन। इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में। पीपल आर ए नेशंस ग्रेटेस्ट रिसोर्सेज। नेचर्स ब्यूटी बिकम्स सिग्निफिकेंट ओनली व्हेन पीपल फाइंड इट यूजफुल। देखिए, पीपल जो है, लोग हैं जो, वो एक नेशन का ग्रेटेस्ट, सबसे बढ़िया रिसोर्स है। और कोई भी रिसोर्सेज, जितने रिसोर्सेज हैं, जैसे हमारी वाइल्ड लाइफ है या मिनरल्स हैं, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वो तभी किसी काम के हैं जब अगर इंसान होगा दुनिया पे तभी। अदरवाइज वो किसी काम के नहीं है। चाहे ब्यूटी हो, नेचर हो, जो मर्जी हो, वो किसी काम का नहीं है। इट इज पीपल विद देयर डिमांड एंड एबिलिटी दैट टर्न देम इनटू रिसोर्सेज। जितनी भी यूजफुल चीजें हैं, यही इन्हीं चीजों को पीपल ही, जो उसकी डिमांड्स होती हैं, उसके अकॉर्डिंग वो रिसोर्सेज में चेंज करता है, बदलता है। ह्यूमन रिसोर्सेज इज ए अल्टीमेट रिसोर्सेज। ह्यूमन अपने आप में खुद में एक रिसोर्सेज है। हेल्थी, एजुकेटेड एंड मोटिवेटेड पीपल डेवलप रिसोर्सेज एज पर देयर रिक्वायरमेंट। देखिए, अगर कोई भी इंसान नहीं होगा दुनिया पे तो उस रिसोर्सेज का कोई भी फायदा नहीं है, कोई भी बेनिफिट नहीं है। चाहे कितने भी रिसोर्सेज हों दुनिया पे, रिसोर्सेज तभी यूजफुल हैं जब वहां पे ह्यूमन होंगे। और ह्यूमन के लिए उसके उसके भी बाद तब दूसरी बात तब यूजफुल होंगे जब ह्यूमन को उन रिसोर्सेज को यूज करना आता होगा, उसके लिए नॉलेज होगी, उसके लिए वो उनमें क्षमता होगी कि जो रिसोर्सेज है, जैसे हमारे पास अगर मिनरल्स हैं, हमारे पास आयरन है, अगर हमें उसको यूज करने का ही नहीं पता तो हमारे वो किसी काम का नहीं है, वो चाहे कितने भी रिसोर्सेज हों। अभी भी दुनिया में ऐसे बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, जिनको ह्यूमन यूज नहीं कर पा रहा, और वो हम सोचते हैं कि है ही नहीं, या तो वो किसी काम की चीज नहीं है। बट अगर वही रिसोर्सेज हम यूज कर पाए, हमारे लिए यूजफुल हों, तो वही एक उनकी वैल्यू होगी, अदरवाइज वो नॉट वैल्यूएबल होंगे। Human resources, like other resources, are not equally distributed over the world. They differ in their education level, age and sex. देखिए, जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, ह्यूमन अपने आप में खुद में एक रिसोर्सेज है। अगर ये रिसोर्स नहीं होगा ह्यूमन अपने आप में, तो अदर रिसोर्सेज किसी भी काम के नहीं है। तो ह्यूमन जो रिसोर्सेज है, खुद जो ह्यूमंस हैं, वो पूरे वर्ल्ड में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। ये कहीं पे ज्यादा, कहीं पे ये जो रिसोर्सेज है, कहीं पे ज्यादा है, कहीं पे कम है, कहीं पे बिल्कुल भी नहीं है। इसको हम किसके आधार पे डिवाइड करते हैं अगर देखा जाए, तो मेनली एक तो एजुकेशन लेवल पे, जिस कंट्री में जहाँ पे ज्यादा एजुकेशन होगी, वहाँ के जो रिसोर्सेज हैं वो ज्यादा यूजफुल लेवल होंगे। वहाँ पे अच्छे से मशीनरी होगी, अच्छी सी इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज होंगी जो नेचुरल रिसोर्सेज को यूज कर रहे होंगे। फिर एज पे डिपेंड करता है। अगर यंग लोग होंगे, यंग पीपल्स होंगे, तो वो आराम से कोई भी काम कर पाएंगे, उसको यूज कर पाएंगे। सेक्स पे डिपेंड करता है। तो इन सभी चीजों के आधार पे हम इसको डिवाइड करते हैं, देखते हैं कहाँ पे ज्यादा रिसोर्सेज हैं। देयर नंबर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक आल्सो कीप चेंजिंग। ये देखिए, ये ह्यूमन रिसोर्सेज हैं सब, आप इसमें पढ़ सकते हैं। अब हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। जो अभी हमने ऊपर देखा कि ह्यूमन रिसोर्सेज इक्वली अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है इन द वर्ल्ड, वही अगर हम उसको दूसरे वर्डों में देखें तो उसको हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन बोल सकते हैं। कि पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन जहाँ पे ज्यादा होगी वहां पे नेचुरली है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका ज्यादा यूजफुल होगा। बट उससे भी ज्यादा
डिपेंड करता है ज़्यादा पॉपुलेशन होने के साथ साथ वहाँ के लोग जो हैं वो पढ़े लिखे होने चाहिए, यंग होने चाहिए, तभी जाके हेल्थी होने चाहिए, तभी जाके वो उन रिसोर्सेज को ह्यूमन रिसोर्सेज यूजफुल हैं, वहाँ के ह्यूमन जो होंगे वो यूजेबल है। क्योंकि एक जो बूढ़ा बंदा होगा या बच्चे, उनको तो उनसे इकोनॉमी भी नहीं जनरेट हो पाती, वो सिर्फ डिपेंडेंट होते हैं। वही बंदा एक रिसोर्सिस है जो इंडिपेंडेंट हो, यंग हो, हेल्थी हो और एजुकेटेड हो, जिसको नॉलेज हो कोई रिसोर्सिस को चेंज करने में, यूजफुल रिसोर्सिस के लिए। Distribution of population. The way in which people are spread across the Earth's surface is known as the pattern of population distribution. जिस वे में वर्ल्ड में स्प्रेड हुए हैं लोग, मतलब अलग अलग तरह जो लोग फैले हुए हैं पूरी दुनिया में, उसी को हम बोलते हैं पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पे है, पॉपुलेशन कहाँ कहाँ पे रहती है। More than 90% of the world's population live in about 30% of the land surface. अब देख सकते हैं जो वर्ल्ड है हमारा 100%, इसके पूरे एरिया में सारी पॉपुलेशन नहीं रहती। अगर हम आज देखें तो 7 अरब से ज़्यादा पॉपुलेशन है हमारी दुनिया में, बट ये 7 अरब सिर्फ और सिर्फ अगर देखा जाए तो दुनिया के अलग अलग कोनों में जहाँ पे पॉपुलेशन रहती है उस सारे को मिला के सिर्फ 30% बनता है, ओनली 30% में। बाकी का जो 90% है, सॉरी जो 70% है, उसमें पॉपुलेशन या तो बिल्कुल भी नहीं है, जब बिल्कुल कम है, बहुत ज्यादा कम है। तो मतलब जो ज्यादा पॉपुलेशन रहती है वो सिर्फ 30% ऑफ द वर्ल्ड के एरिया में रहती है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन वर्ल्ड इज एक्सट्रीमली अनइवन। ये टोटली अनइवन है, बहुत ज्यादा, मतलब कहीं पे ज्यादा है कहीं पे कम है। ये जैसे देख सकते हैं आप, ये एग्जांपल दी हुई है यहाँ पे। अगर हम 100 पीपल लोग को लेके देखें तो यहाँ पे वर्ल्ड में ये जो येलो कलर में है ये सारे एशिया में रह रहे हैं। फिर ये वाले जो थोड़े से ये इस टाइप के जो हैं, ये वाले यूरोप में रहते हैं। उसके बाद ये जो हैं ये अफ्रीका में रहते हैं। ये वाले जो हैं ब्लू, ये वाले साउथ अफ्रीका और साउथ अमेरिका और सेंट्रल अमेरिका में रहते हैं। और जो रेड वाले हैं ये वाले रहते हैं नॉर्थ अमेरिका में। और जो ये वाले हैं इस तरह के ग्रीन वाले, ये वाले रहते हैं ओशियनिया में, ओशियनिया सॉरी ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड में। Some areas are very crowded and some are sparsely populated. कुछ एरिया जो है वर्ल्ड में वो बहुत ज्यादा घनी पॉपुलेशन वाले हैं, बहुत ज्यादा घनी आबादी है उसमें, और कुछ में बहुत कम है। द क्राउडेड एरिया आर साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप एंड नॉर्थ ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका। अगर सबसे ज्यादा हम घनी पॉपुलेशन देखें, डेंसिटी रेट सबसे ज्यादा जहाँ पे है, तो वो जो एरिया है वो सबसे पहले तो साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया यानी चाइना और इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये वाले एरिया रीजन हो गया। उसके बाद नॉर्थ अमेरिका है और यूरोप है। यूरोप, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ ईस्ट एशिया, ये 3 जो एरिया रीजन है, यहाँ पे बहुत ज्यादा क्राउडेड पॉपुलेशन रहती है। वेरी फ्यू पीपल लिव इन हाई लेटीट्यूड एरियाज, ट्रॉपिकल डेजर्ट्स, हाई माउंटेन्स एंड एरिया ऑफ इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। कुछ जो पीपल हैं बहुत कम, ये अलग अलग जहाँ पे रहने के लायक कंडीशन अच्छी नहीं है, मतलब एक्सट्रीम वेदर है या एक्सट्रीम क्लाइमेट है, वहाँ रहते हैं। जैसे माउंटेन पे रह रहे होंगे बहुत ज़्यादा, जहाँ पे बर्फ वगैरह पड़ती है जहाँ पे। फिर फॉरेस्ट एरिया में रह रहे होंगे अलग अलग जनजाति। उसके बाद डेजर्ट्स में रह रहे होंगे जैसे राजस्थान वगैरह में, रेगिस्तान एरिया में, वहाँ पे। मैनी मोर पीपल लिव नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर देन साउथ ऑफ द इक्वेटर। जैसे ये वर्ल्ड है अगर, तो इसको 2 हिस्सों में बांटता है इक्वेटर। अगर हम देखें वर्ल्ड के 2 हिस्सों को इक्वेटर बांटता है, तो जो ये एरिया है नीचे वाला, इस एरिया में कम पीपल रहते हैं इसके कंपेयर में, ऊपर वाले में ज्यादा रहते हैं। इक्वेटर के जो नॉर्थ में है ये इस वाले एरिया में, इसमें ज्यादा पॉपुलेशन है और इसमें कम है।
Almost 3/4 of the world people live in two continents, Asia and Africa. अगर हम वर्ल्ड की सारी पॉपुलेशन देखें तो उसके जो 70% है, 60 to जो 70% है, वो जितनी भी पॉपुलेशन है वो ज्यादातर रहती है अफ्रीका और एशिया में, दो कॉन्टिनेंट में ओनली, एशिया और अफ्रीका में। बाकी की जो 25 या 30% पॉपुलेशन है वो रहती है यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वगैरह में। 60% of the world people stay in just 10 countries. All of them have more than 100 million people. 60%, 100 में से 60% जितनी भी पॉपुलेशन है उसमें से 60%, मतलब हम बोले 7 अरब में से 6 अरब जो पॉपुलेशन है सारी, 60% हो गया वर्ल्ड पॉपुलेशन, यानी 7 में से 5 अरब हम बोल सकते हैं, वो रहती है सिर्फ 10 कंट्रीज में, ओनली ऑन। वो 10 कंट्रीज ये हैं, ये आप देख सकते हैं। सबसे ज्यादा चाइना में लगभग 1400 मिलियन पीपल रहते हैं, 1300 मिलियन, पौने 1400 मिलियन बोल सकते हैं हम। उसके बाद इंडिया में 1200 मिलियन पीपल रहते हैं। उसके बाद यूएसए में तीसरे नंबर पे आता है पॉपुलेशन के हिसाब से। उसके बाद इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया, रशियन फेडरेशन, जापान। इनमें अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा एशिया की जो कंट्रीज हैं, ये देख सकते हैं आप, चाइना, इंडिया, उसके बाद ये ऊपर पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश, नाइजीरिया, ये सारे जो एरिया हैं रशिया जो एशिया में आते हैं, जापान। तो ये जितनी मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज हैं, अगर यूएसए को छोड़ा जाए और ब्राजील को, ये इंडोनेशिया भी, ये भी कहाँ पे आती है, ये भी एशिया में आती है। तो मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है वो कहाँ पे रह रही है, वो एशिया में रह रही है। अब देखते हैं हम डायनेस्टी ऑफ पॉपुलेशन। डायनेस्टी ऑफ पॉपुलेशन मेनली होता है कि 1 किलोमीटर में, ये अगर 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है तो इसमें कितने लोग रह रहे हैं टोटल। हम बोलते हैं पॉपुलेशन पर यूनिट एरिया, बट पर यूनिट जो होता है वो हम 1 किलोमीटर को, स्क्वायर किलोमीटर को मेनली काउंट करते हैं कि 1 किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं। अगर इसको हम देखते हैं अमेरिका में 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं, इंडिया में कितने रह रहे हैं, अलग अलग कंट्री में हम इसको मेनली पॉपुलेशन काउंटिंग के लिए सेटअप करते हैं। इसके लिहाज से हम देखते हैं पॉपुलेशन डायनेस्टी इज द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन ए यूनिट एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस। पॉपुलेशन डायनेस्टी की अगर डेफिनेशन हम देखें तो अर्थ सरफेस पे एक यूनिट पर यूनिट कितने पीपल रह रहे हैं, उसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन डायनेस्टी। इट इज नॉर्मली एक्सप्रेस्ड एज पर स्क्वायर किलोमीटर। द एवरेज डायनेस्टी ऑफ पॉपुलेशन इन द होल वर्ल्ड इज 51 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। अगर हम एवरेज निकालें पूरे वर्ल्ड की, हम क्या करें, एक तरफ पूरी जितनी पॉपुलेशन है उसको हम काउंट करें रखते हैं, और दूसरी तरफ हम वर्ल्ड पूरे को हम स्क्वायर किलोमीटर में डिवाइड करें, स्क्वायर किलोमीटर में माप लें, और इन दोनों को हम डिवाइड कर लें। अगर ये पॉपुलेशन रख लें हम ऊपर जैसे 7 अरब, और नीचे हम जितना स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, तो इससे अगर हम डिवाइड करें पूरी जो अर्थ है उसके स्क्वायर किलोमीटर एरिया के, तो ये आएगा 51 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर। बट एशिया की अलग होगी, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स की अलग अलग है। एशिया की अलग होगी, यूरोप की अलग होगी, नॉर्थ अमेरिका की अलग होगी, साउथ अमेरिका की अलग होगी। ऐसे ही सबसे ज्यादा अगर हम देखें तो कंट्री की भी अलग अलग होगी, अलग अलग कंट्री की अलग अलग डायनेस्टी ऑफ पॉपुलेशन होगी। साउथ सेंट्रल एशिया हैज द हाईएस्ट डायनेस्टी ऑफ पॉपुलेशन फॉलोड बाय ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया। डायनेस्टी के लिहाज में भी साउथ ईस्ट और ईस्ट एशिया सबसे ज्यादा आती है, जो मतलब जहाँ पे हमारा बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, ये वाले जो एरिया, इंडोनेशिया वगैरह, ये जो कंट्रीज हैं यहाँ पे डायनेस्टी भी सबसे ज्यादा है। एवरेज डायनेस्टी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया की अगर देखें हम तो ये है 382 पर स्क्वायर किलोमीटर। देख सकते हैं कितनी ज्यादा है। वर्ल्ड में 51, और वर्ल्ड की एवरेज निकालें और इंडिया की निकालें तो 382। ऐसे ही जो अलग अलग कंट्रीज हैं साउथ एशिया की, इनमें बहुत ज्यादा डायनेस्टी रेट है। अब हम डिस्कस करते हैं फैक्टर इफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन।
कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन को। हमने देखा कहीं पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, कहीं पे कम है, कहीं पे डेंसिटी रेट कम है, कहीं पे ज़्यादा है, किसी कंट्री में बहुत ज़्यादा है, किसी कंट्री में बहुत कम है, किसी कंट्री में मॉडरेट है। तो इसके क्या कारण है, क्या फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं इसको, कहीं पे ज़्यादा पॉपुलेशन है, कहीं पे कम, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड क्यों नहीं है, हर जगह सेम पर्सन क्यों नहीं रहते, हर जगह पूरे वर्ल्ड का 382 पर स्क्वायर किलोमीटर क्यों नहीं है, जब हमारी इंडिया का भी 51 पर स्क्वायर किलोमीटर क्यों नहीं है। इसके कुछ मेन फैक्टर्स होंगे जो हम देखेंगे, अलग अलग फैक्टर हैं। सबसे पहले तो 3-4 फैक्टर हमें खुद ही पता होंगे, देखते हैं। जैसे आपने देखा होगा क्लाइमेट बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि जहाँ का क्लाइमेट बहुत अच्छा होगा वहाँ पे ज़्यादा लोग रहेंगे। उसके बाद वाटर डिपेंड करेगा, वाटर सोर्सेज अगर आसपास है, क्योंकि वाटर के बिना तो कोई जिंदा रह नहीं सकता, तो वाटर सोर्सेज जहाँ पे ज़्यादा मिलेगा, अच्छा पानी मिलेगा आसपास, तो नदियों के आसपास आपने देखा होगा ज़्यादा पॉपुलेशन होती है। उसके बाद अगर हम देखें तो फूड अवेलेबिलिटी जहाँ पे ज़्यादा होगी, क्रॉप जहाँ पे ज़्यादा होगी अच्छी, वहाँ पे टोपोग्राफी मतलब वहाँ का सरफेस एरिया कैसा है, अर्थ का सरफेस एरिया कैसा है, प्लेन है, पहाड़ है। जहाँ पे प्लेन होगा वहाँ पे ज़्यादा लोग रहेंगे क्योंकि कनेक्टिविटी अच्छी होगी, आना जाना इजी होगा, वहाँ पे खेती बाड़ी अच्छी होगी। ऐसे ही जहाँ पे पहाड़ और ऊबड़ खाबड़ एरिया होगा वहाँ पे कम लोग होंगे, डेंसिटी पॉपुलेशन कम होगी। उसके बाद साइल पे डिपेंड करता है, वहाँ की साइल कैसी है, साइल उपजाऊ है या नहीं है, वहाँ पे खेती बाड़ी होगी तो तभी तो लोग रहेंगे, नहीं तो अदरवाइज क्या करेंगे। रेगिस्तान में इतनी खाली एरिया पड़ा हुआ है, वहाँ पे क्यों नहीं लोग रहते, क्योंकि वहाँ की जमीन उपजाऊ नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर हैं, हम देखते हैं, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम जियोग्राफिकल फैक्टर देखते हैं। टोपोग्राफी एक मेन फैक्टर है। टोपोग्राफी में मतलब ये होगा कि वहाँ जहाँ कोई पॉपुलेशन रह रही है वहाँ पहाड़ है, वहाँ पे प्लेन है या ऊबड़ खाबड़ है, क्या कैसा एरिया है। तो जहाँ अगर प्लेन एरिया होगा तो वहाँ पे ज़्यादा लोग रहेंगे, पहाड़ पे कम होंगे। ऐसे करके जहाँ पे कोई प्लेट्यू होगा वहाँ पे भी लोग ज़्यादा होंगे, लोग कम होंगे सारी, क्योंकि वहाँ से प्लेट्यू में क्या होता है, मैक्स ज़्यादातर जो आयरन वगैरह है, कोयला, मतलब नेचुरल रिसोर्सेज निकलते हैं, तो वहाँ से पॉपुलेशन को हटा के वहाँ पे माइनिंग की जाती है। तो ये है हमारा टोपोग्राफी। उसके बाद हम देखते हैं क्लाइमेट जहाँ पे एक्सट्रीम क्लाइमेट होगा, एक्सट्रीम का मतलब जहाँ पे रहने की कंडीशन नहीं होगी, बहुत ज़्यादा सर्दी होगी। अगर 50 डिग्री माइनस में टेम्परेचर है या 50 डिग्री प्लस में है, तो ऐसे जो एरिया हैं वहाँ पे वेदर कंडीशन रहने के लिए नहीं है, एक्सट्रीम क्लाइमेट है। जैसे हमारे लद्दाख रीजन में देखा जाए तो वहाँ पे बहुत ठंड पड़ती है, तो बहुत कम लोग रहते हैं। रेगिस्तान में देखा जाए तो 50+ डिग्री चला जाता है कहीं कहीं पे, तो वहाँ पे लोग बहुत कम रहते हैं। तो क्लाइमेट पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। उसके बाद साइल पे मेन डिपेंड करता है कि वहाँ की जो साइल है, जहाँ पे किसी जगह की जो साइल है वो उपजाऊ है या नहीं। वहाँ पे अगर खेती बाड़ी होती है, फसल अच्छी हो जाती है, वहाँ पे मिनरल्स हैं उसमें, तो उस जगह पे ज़्यादा लोग रहेंगे अदर के कंपेयर में, अन उपजाऊ के कंपेयर में, क्योंकि यहाँ पे लोगों को इजीली फूड मिल जाती है आराम से। उसके बाद वाटर, जहाँ पे वाटर होगा आपने देखा होगा मैक्सिमम जहाँ लेक्स वगैरह होती हैं उसके आजू बाजू बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है, बहुत ज़्यादा घर होते हैं। रिवर पे मैक्सिमम जितनी सिटी हैं वो रिवर के साइड पे बनी हुई है, रिवर के बैंक पे, लेफ्ट बैंक पे, राइट बैंक पे, क्योंकि वहाँ पे उनको पानी इजी अवेलेबल हो जाता है, ड्रिंकिंग वाटर, फिर इंडस्ट्रीज यूजेबल वाटर, खेती बाड़ी करने के लिए, इरिगेशन के लिए, तो इसलिए वहाँ पे लोग ज़्यादा सेटल होना पसंद करेंगे। उसके बाद मिनरल्स, जहाँ पे मिनरल ज़्यादा होंगे, जैसे हमारा छोटा नागपुर प्लेट्यू है, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तो यहाँ पे भी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मिनरल्स की खुदाई करेंगे, उनको एक तो रोज़गार मिल जाएगा, ऊपर से आराम से वहाँ पे उनको इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज और ज़्यादा डेवलपमेंट होगी, तो लोग वहाँ ज़्यादा रहेंगे। तो ये थे कुछ जियोग्राफिकल फैक्टर। अब हम देखते हैं सोशल एंड कल्चर फैक्टर क्या है, क्योंकि एक तो जियोग्राफिकल फैक्टर जो नेचुरली हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन को इफेक्ट करते हैं, और दूसरा कल्चर भी करता है। कल्चर देखा होगा आपने
कि जैसे कोई एक कल्चर के लोग हैं, जैसे कोई मतलब आपने देखा होगा बहुत सारा, जहाँ पे पहले हिंदू मेजोरिटी है तो वहाँ पे हिंदू ही ज्यादा आके रहना पसंद करेंगे। ये नहीं होगा कि कोई एक आध मुसलमान आके बीच में घुस जाए मुस्लिम, उसको वो कम रहना पसंद करेगा। जहाँ पे अगर मुस्लिम एरिया है, बहुत ज्यादा मुस्लिम मेजोरिटी है, मतलब अगर 90-100% मुस्लिम है, तो वहाँ पे हिंदू कम रहना पसंद करेंगे। तो ये कुछ कल्चरल है। फिर अदर कल्चर्स होते हैं, जैसे कोई एक कल्चर वाले हैं, कोई जनजाति है, तो वहां पे आम आदमी नहीं जाके रहेगा क्योंकि उनका अलग कल्चर है। तो ये कल्चर भी बहुत डिपेंड करता है। इसको हम देखते हैं वन बाय वन। सोशल, सबसे पहले सोशली, एरिया ऑफ बेटर हाउसिंग, एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज आर मोर डेंसली पॉपुलेशन। अगर सोशली हम देखें तो वो एरिया ज्यादा पॉपुलेटेड है जहाँ पे एजुकेशन इजिली मिल जाए, कनेक्टिविटी इजिली मिल जाए, डेवलपमेंट एरिया हो, डेवलप्ड एरिया हो, तो हेल्थ में हेल्थ की फैसिलिटी इजिली मिल जाए, हॉस्पिटल वगैरह, जैसे पुणे हो गया, दिल्ली हो गया। तो ये एरिया, यहाँ पे बड़ी सिटियों में लोग ज्यादा रहना पसंद करते हैं क्योंकि एवरी फैसिलिटी इजिली मिल जाती है। उसके बाद कल्चरल हम देख लेते हैं। कल्चरल प्लेस विद रिलीजन और कल्चरल सिग्निफिकेंस अट्रैक्ट पीपल। वाराणसी, जेरूसलम एंड वेटिकन सिटी ऑफ सम एग्जांपल। देखिए जहाँ पे कल्चरल में कुछ जगह ऐसी होती है कि जैसे हिंदू धार्मिक के लिए पवित्र मानी जाती है, कुछ मुस्लिम के लिए। तो वहाँ जहाँ बहुत बड़े बड़े मंदिर होंगे, बहुत ज्यादा हिंदू धार्मिक के लिए अगर अच्छी जगह मानी जाती है, तो वहां पे ज्यादा लोग सेटल होंगे, बहुत ज्यादा जाके। इकोनॉमिक इकोनॉमिक भी एक कल्चरल एक कल्चरल फैक्टर है। जहाँ पे ज्यादा इकोनॉमी डेवलपमेंट होगी, जहाँ पे इंडस्ट्रीज होंगी, फैक्ट्रीज होंगी, अच्छा एग्रीकल्चर डेवलप होगा, मशीनरी वगैरह होगी, वहां पे ज्यादा लोग रहेंगे क्योंकि यहाँ पे इनको इजिली एक तो रोजगार मिल जाएगा और यहाँ पे इनकी डेवलपमेंट भी अच्छी होगी, आराम से ये पैसा कमा पाएंगे और सभी फैसिलिटीज भी मिल जाएंगी आराम से। अब हम देख लेते हैं पॉपुलेशन चेंज। पॉपुलेशन चेंज कैसे होती है, इसका क्या कारण है, इस पे हम डिस्कस कर लेते हैं ये टॉपिक। The population change refer to change in the number of pupils during a specific time. Population change हम उसको बोलते हैं अगर एक स्पेसिफिक टाइम में, 10 साल में, 20 साल में, जब 50 साल में, एक स्पेसिफिक टाइम में जब नंबर ऑफ पीपल चेंज होते हैं। अगर किसी जगह पे 10 साल पहले वहां की 1 लाख पॉपुलेशन थी और 10 साल बाद वहां पे 1.5 लाख पॉपुलेशन हो गई, तो इसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन चेंज। वहां की पॉपुलेशन चेंज हुई, बढ़ी या कम हुई। या अगर पहले 1 लाख थी तो बाद में 80,000 हो गई, जब 50,000 हो गई तो कम हुई, तो उसको भी पॉपुलेशन चेंज बोलेंगे। द वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज नॉट बीन स्टेबल, इट हैज इंक्रीज्ड मैनीफोल्ड एज सीन इन फिगर 6.3। वाई? जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो स्टेबल नहीं है। मतलब अगर हम देखें कि अगर 200 साल पहले 2 अरब पॉपुलेशन थी तो वही 2 नहीं रही, स्टेबल नहीं है, वो बढ़ रही है, एवरी ईयर इंक्रीज हो रही है। अगर हम देखें तो 1800 से पहले बहुत कम पॉपुलेशन थी वर्ल्ड में, लगभग 2 या 3 अरब पॉपुलेशन थी, और आज के टाइम पे ये पहुंच गई है 7 अरब पे। मतलब एवरी ईयर जो पॉपुलेशन है और एवरी डे वो इंक्रीज हो रही है पूरे वर्ल्ड की। तो इसके क्या कारण है, क्यों हो रही है, ये देखते हैं। दिस एक्चुअली ड्यू टू चेंज इन नंबर ऑफ बर्थ एंड डेथ्स फॉर द एक्सट्रीमली लॉन्ग पीरियड ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री until the 1800s the world's population grew steadily but slowly। अगर हम देखें तो 1800 से पहले 1800 तक जो पॉपुलेशन थी वो ग्रो कर रही थी, बट बहुत स्लोली, स्टीपली, ऐसे थोड़ा थोड़ा जो ग्राफ था वो ऊपर जा रहा था। अब यहाँ पे कारण क्या था, यहाँ पे जो हेल्थ फैसिलिटी थी वो ज्यादा अच्छी नहीं थी, मेडिकल थे नहीं, हॉस्पिटल थे नहीं, तो बर्थ रेट भी बहुत ज्यादा था। बर्थ रेट जो था वो भी बहुत ज्यादा था, बट जो डेथ रेट था वो भी बहुत ज्यादा था। तो अगर 10 बच्चे हुए किसी के, तो उसमें से 5, 6, 7, 8 मर जाएंगे, 2-3 ही बचेंगे।
लास्ट वो बूढ़े होने तक, जब बहुत कम एज में मर जाएंगे, कोई 10 साल का, 20 साल का या 30 साल का जब भी बीमार होगा, क्योंकि अगर डॉक्टर या हॉस्पिटल होंगे नहीं तो वो उनकी डेथ हो जाएगी, तो पॉपुलेशन कम होगी। बट आज 1800 के बाद में क्या हुआ कि बर्थ रेट पहले तो बड़ा ही उतना ही रहा, या थोड़ा सा कम हुआ, ऐसे हुआ ग्राफ, थोड़ा सा कम हुआ, और जो डेथ रेट था वो बिल्कुल कम हो गया। डेथ रेट आस्ता आस्ता कम होते 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 नीचे आने लगा, क्योंकि या तो बराबर हो गए, क्योंकि मेडिकल हॉस्पिटल आ गए। फिर उसके बाद एक टाइम ऐसा आया 1950 या 60 के बाद या 1970 के बाद, बहुत ज्यादा जो मेडिकल था वो डेवलपमेंट हुआ, तो बर्थ रेट भी कम हुआ। बर्थ रेट कम हुआ, थोड़ा सा ग्राफ ऐसे गया, बट जो डेथ रेट था वो भी कम हो गया, डेथ रेट और ज्यादा कम हो गया। तो बर्थ रेट अब इसके कंपेयर में ज्यादा है, डेथ रेट कम है। तो जितने बर्थ रेट, अगर डेथ 1 की हो रही है तो बर्थ 2 का हो रहा है, या 3 की डेथ हो रही है तो 4 या 5 का बर्थ हो रहा है। तो ऐसे करके जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो रही है। बट द डेड अर्ली टू there was no proper health facility, significant food was not available for all people, farmers were not able to produce enough to meet the food requirement of all the people. As a result, the total increase in population was very low. दो मेन कारण थे, एक तो मेडिकल फैसिलिटी नहीं थी, और दूसरा क्या था कि जो फूड थी वो भी, जो नीड थी जितनी फूड की उतनी थी, फार्मर्स प्रोड्यूस नहीं कर पाते थे, और बहुत सारे लोग भूख के कारण उनकी डेथ हो जाती थी। इन 1804 द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन रीच 1 बिलियन। 155 years later, in 1959 the world population reached 3 billion। देख सकते हैं 1 बिलियन थी 1804 में, और 1959 में हो गई 3 बिलियन, यानी 2 गुना पॉपुलेशन बढ़ गई सीधा 150 साल में। दिस इज ऑफन कॉल्ड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। इसको हमने कहा कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ। In 1999, 40 years later, the population doubled to 6 billion। अब यहाँ पे 2 गुना बढ़ी, कितने में? 150 साल में। बट सिर्फ 40 साल में डबल हो गई, 1 गुना और बढ़ गई, 3 बिलियन की 6 बिलियन, 3 बिलियन की 6 बिलियन हो गई सिर्फ 40 साल में। अगर हम देखें तो 1959 से 1959 टू 1999 के बीच में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ी, बहुत ज्यादा। यहाँ पे 3 बिलियन बढ़ गई 40 साल में, यहाँ पे 3 बिलियन ऊपर बढ़ी थी कितने में? 150 साल में। द मेन रीजन for this growth was that with better food supplies and medicine, death were reducing while the number of births still remain fairly high। यहाँ पे क्या हुआ था, जो इन 40 साल में बहुत ज्यादा बड़ी पॉपुलेशन, इसका मेन कारण था जो हमारी मेडिकल फैसिलिटी थी वो तो बहुत ज्यादा अच्छी हो गई, सभी को फूड भी मिलने लगा, सब कुछ होने लगा। बट जो हमारा बर्थ रेट था वो या तो सेम रहा जितना था पहले, या उससे थोड़ा सा बढ़ गया। तो उसकी वजह से जो पॉपुलेशन थी वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई। ब्रिटिश आर यूजली मेजर्ड यूजिंग द बर्थ रेट, द नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 पीपल। Deaths are usually measured using the death rate. Example, the number of deaths per 1000 people। अगर ब्रिटिश के टाइम पे देखा जाए तो वो बर्थ रेट मेजर करते थे 1000 पीपल पे कितनी लाइव हुई, कितने बर्थ हुआ उस पे, और डेथ रेट भी वैसे ही करते थे कि 1000 पीपल में से कितनी डेथ हुई। माइग्रेशन इज द मूवमेंट ऑफ पीपल इन एंड आउट ऑफ एन एरिया। और अदर तीसरा कारण था, एक तो बर्थ और डेथ का हो गया, 2 कारण, मेन जो कारण था बढ़ने का। बट जो दूसरा कारण था वो था माइग्रेशन का। कहीं पे जब वर्ल्ड 1950 के बाद क्या हुआ, एरोप्लेन वगैरह हवाई रास्ते चल गए,
तो यहाँ से एक जगह से एक कंट्री से दूसरी में लोग आना स्टार्ट हुए, एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी में। तो जो वर्ल्ड माइग्रेशन हुई एक जगह से दूसरी जगह, तो वो भी एक कारण था पॉपुलेशन इंक्रीज होने का। कुछ जगह पे इंक्रीज हुई, कुछ जगह पे डिक्रीज हुई। बर्थ एंड डेथ आर द नेचुरल कॉज ऑफ पॉपुलेशन चेंज। द डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट एंड द डेथ रेट ऑफ ए कंट्री इज कॉल्ड नेचुरल ग्रोथ रेट। डिफरेंस बिटवीन, जो डिफरेंस होता है बर्थ रेट एंड डेथ रेट में, उसको हम बोलते हैं नेचुरल ग्रोथ रेट। The population increase in the world is mainly due to rapid increase in natural growth rate। अगर हम वर्ल्ड में देखें तो क्यों पॉपुलेशन मेनली क्यों इंक्रीज कर रही है, इसकी मेन वजह है जो नेचुरल ग्रोथ रेट है उसका इंक्रीज होना। मतलब डिफरेंस, बर्थ रेट जो है वो ज्यादा है, उसके कंपेयर में डेथ रेट कम है। अगर 20 लोग पैदा हो रहे हैं तो उतनी, अगर एक साल में 20 लोग पैदा हो रहे हैं तो एक साल में 10 लोग या 12 लोग मर रहे हैं। तो इसका मतलब जो 8 लोग हैं वो एक्स्ट्रा है। तो जो नेचुरल ग्रोथ रेट है वो 8 लोगों का है एवरी ईयर। ये एक एग्जांपल हमने ली। तो इससे आप देख सकते हैं कि कैसे इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है। ये कुछ एग्जांपल दी हुई है। बर्थ रेट मोर देन डेथ रेट। जब बर्थ रेट ज्यादा है, ये देख रहे हैं बर्थ रेट ज्यादा है, अगर 5 है तो डेथ रेट 2 की हो रही है, तो यहाँ पे क्या होगी, पॉपुलेशन इंक्रीज होगी। यहाँ के बर्थ रेट और डेथ रेट बराबर है दोनों का, तो यहाँ पे पॉपुलेशन स्टेबल रहेगी। यहाँ पे बर्थ रेट ज्यादा है और बर्थ रेट कम है और डेथ रेट ज्यादा है, तो यहाँ की क्या होगी, पॉपुलेशन डिक्रीज हो जाएगी। जैसे यूरोप में अभी हो रहा है, यूरोप में पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है, एशिया में पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। तो अमेरिका में अगर देखें तो उसमें पॉपुलेशन लगभग स्टेबल है। माइग्रेशन इज another way by which population size changes. People may move within a country or between country. Immigrant are people who leave a country. Immigrants are those who arrive in a country. देखिए पॉपुलेशन दो तरह से चेंज होती है, एक तो इमिग्रेशन होती है, एक इमिग्रेशन होती है। इमिग्रेशन से ये कंट्री के अंदर भी हो सकती है या कंट्री के बाहर भी हो सकती है। कंट्री के अंदर एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट हो सकती है या एक कंट्री से दूसरी जगह भी मूवमेंट हो सकती है। तो अगर इमिग्रेंट्स आर पीपल हु लिव ए कंट्री, एक कंट्री में रहते हैं तो उनको इमिग्रेंट्स बोलेंगे। इमिग्रेशन उसको बोलेंगे हु अराइव इन ए कंट्री, अगर कहीं वो बाहर से आए किसी कंट्री में तो उसको। Countries like the United States of America and Australia have gained in numbers of in migration or immigration. Sudan is example of country that has experienced a loss in population number due to the out migration or immigration. कुछ एरिया जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में अगर देखें और अमेरिका में, यहाँ पे पॉपुलेशन जहाँ पे बहुत ज्यादा आउट माइग्रेशन हुई है, इमिग्रेशन जिसको बोलते हैं, मतलब इन कंट्रियों से बाहर लोग ज्यादा गए हैं। The generally trends of international migration is from the less developed nation to the more developed nation in which इसमें इस कंट्रियों से बाहर नहीं गए, इन कंट्रियों में ज्यादा आए हैं जो ऊपर वाली थी, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। जनरली क्या होता है, आपने देखा होगा, लेस डेवलप्ड कंट्री में से जो डेवलप्ड कंट्री है, जैसे इंडिया से अमेरिका में लोग जाते हैं, कनाडा में जाते हैं, ऐसे जो मतलब लेस डेवलप्ड कंट्री से ज्यादा जो मोर डेवलप्ड कंट्री है वहां पे लोग ज्यादा जाना पसंद करते हैं, क्योंकि माइग्रेशन होती है, क्योंकि वहां पे फैसिलिटी अच्छी मिलेगी और सब कुछ एजुकेशन वगैरह, तो इसलिए वो माइग्रेट करते हैं, तो वहां की जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो ये हमने आज देखा पॉपुलेशन चेंज कैसे होती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन चेंज, जो पॉपुलेशन चेंज हो रही है उसका क्या पैटर्न है, कहाँ पे ज्यादा हो रही है, कहाँ पे कम हो रही है। पॉपुलेशन कंपोजिशन देखेंगे। और उसके साथ ही हमारा चैप्टर 6 भी खत्म हो जाएगा, हमारी बुक 8th की जियोग्राफी खत्म हो जाएगी। फिर उसके बाद हम चलेंगे 9th की जियोग्राफी एनसीईआरटी पे, उसको हम पढ़ेंगे। तो गाइस आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं 11th की जियोग्राफी, फिजिकल जियोग्राफी ऑफ वर्ल्ड हम पढ़ रहे हैं, तो आप वो भी प्लेलिस्ट
पड़ी हुई है, आप जाके उसको देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो प्लीज गाइस सब्सक्राइब एंड शेयर channel and video to other needable person. Thank you so much.